गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन स्टार्ट करी थी। तो चलिए हमने कुछ टॉपिक्स इसमें कर लिए थे कल, तो आज फर्दर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को ज्वाइन नहीं करेगी। RCEP है क्या? RCEP एक्चुअली में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें 16 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 110 तो एशियान की कंट्रीज़ हैं ही, और साथ में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। ये 16 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। और इन्हीं कंट्रीज़ को हम RCEP बोलते हैं, दैट इज़ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP ऐसा क्या करता है, मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं हम उनको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें या फिर लोअर कर सकें। और क्या करता है कि इजीली जो है ना गुड्स और सर्विसेज का क्या हो सके, मार्केट एसेस हो सके, इम्प्रूव, ठीक है। अब इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, जो इंडिया क्या कर रहा है उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फ्री ट्रेड कंट्रीज़ में वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जबकि जो इसकी ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ है और एक्सपोर्ट टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो उसकी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू RCEP, जिस वजह से वो उस ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे एक तो वहाँ माल भेजना है जहाँ मुझे टैक्स नहीं लग रहा, और एक दूसरी जगह जहाँ मेरा टैक्स लग रहा है। लेकिन अब मैं तो प्रेफर तो ये करूँगी मैं वहाँ माल भेजूँ जहाँ मेरा टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन अब वहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट की डिमांड ही नहीं है, वहाँ ले ही नहीं रहे, तो मुझे फिर उससे क्या फ़ायदा है। मुझे तो एट दी एंड मैं फिर वहीं पे भेज रही हूँ, दूसरी कंट्रीज़ में भेज रही हूँ। तो इस वजह से यही है कि इंडिया में एक है कि एक्सपोर्ट उसका वहाँ पे उन कंट्रीज़ के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरा, उनके डोमेस्टिक मार्केट को भी थ्रेट है। अब क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, इन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो RCEP की कंट्रीज़ हैं उनसे हो रहा है, जिस वजह से जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उनको थ्रेट है। जैसे आयरन, स्टील, डायरी, मैराइन प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, केमिकल या फार्मा की, टेक्सटाइल्स की। उन्होंने एक कंसर्न किया है कि अगर कोई तारीफ एलिमिनेशन है अंडर RCEP, वो उनको क्या क्या अनकॉम्पिटिटिव बना देगी, ठीक है। लैक ऑफ कंप्लायंस विद रूल्स, ऐसा है कि रूल्स तो हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजंस तो हैं हमारे पास, लेकिन क्या है कि उसके साथ ना कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उसमें क्या है कॉपरेशन में लैक कर रहा है। और अगर कोई इस रूल्स को ब्रीच कर भी रहा है तो उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिया जा रहा, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम चाइना, अब क्या है कि चाइना से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स इधर इंपोर्ट होता है कि ऑलरेडी उनके जब चाइना में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनको ऑलरेडी काफ़ी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जिस वजह से क्या है कि अगर चाइना का माल इंडिया में आता है तो जो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली हाई कॉस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना के। तो इस वजह से भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट को क्या है, कहीं ना कहीं थ्रेट है। दूसरा, स्ट्रिक्ट IPR पॉलिसी है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या, ये क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका नेशनल सोर्स कहाँ के है। देयर इंपॉर्टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज़ और रिस्ट्रिक्शन इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है। जो ड्यूटी और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उस केस में वो डिपेंड करती है कि इम्पोर्ट का सोर्स कहाँ से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मैंने आपको बोला था कि हम फर्दर पढ़ेंगे ईस्ट एशिया समिट, तो आ गया। अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया ईस्ट एशिया समिट, कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है, मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो जो ईस्ट एशिया समिट है ये चौथी टाइम कॉन्जिक्यूटिव है कि इंडिया होस्ट कर रहा है। 2015 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था जब न्यू दिल्ली में हुई थी, 2016 में गोवा में हुई थी, 2018 में भुवनेश्वर में हुई थी, और अब कहाँ है, चेन्नई में इंडिया ने होस्ट किया। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसका पार्टनर कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे क्या है हम इजीली क्या है बातचीत कर सकें, सो दैट हम जो भी मैरीटाइम डोमेन में जो भी चैलेंजेस हैं उनको क्या कर सकें, टैकल कर सकें, ठीक है। तो ये जितने भी जो ईस्ट एशिया समिट के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें आपस में बातचीत करते हैं और उन मैटर्स को ध्यान देते हैं कि भी यार ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे डोमेन में के लिए मुश्किल है, तो उनको क्या करते हैं, टैकल करते हैं। ईस्ट एशिया समिट देख लेते हैं। ईस्ट एशिया समिट एक लीडर लेड फोरम है, जिसमें डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या फेस करे जा रहे हैं इनके मेंबर्स के द्वारा। और इंडो पैसिफिक, जो ईस्ट एशिया समिट में मेनली 18 मेंबर्स हैं, 10 तो एशियन की कंट्रीज़ हैं, एक बार द्वारा देख लो आपको याद हो जाएगी। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। उसके साथ ईस्ट एशिया, आप समझ रहे हो ना, एशिया, जैसे सपोज करो ये एशिया है, ये अपना यार एशिया, तो इसके जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उन मेनली ऐड है। तो और उसके अलावा 10 तो हैं ही, और उसके अलावा 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया अपने में अलग में कॉन्टिनेंट है, उसको ओशनिया बोलते हैं हम, ठीक है, बट इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। चाइना,
इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया और यूएसए और रशिया, ये इसमें 8 कंट्रीज़ अलग से हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं, जो ईस्ट एशिया समिट के अंदर जो 18 कंट्रीज़ हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 58% ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करती हैं। जो ईस्ट एशिया समिट का जो इनॉग्रेल हुआ था वो 2005 में हुआ था, कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, और इंडिया 2005 से इसका पार्ट है। जो 14th ईस्ट एशिया समिट है वो बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में, नवंबर 2009 में, और जब उसके बाद से तो इंडिया ही करा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया और साउथ कोरिया। अभी क्या है कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है वो साउथ कोरिया में विजिट किया था, सियोल में। वहाँ पे इंडिया और साउथ कोरिया में 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, एक तो हुआ है डिफेंस के एजुकेशन को लेके, और दूसरा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को लेके। तो पढ़ते हैं, जो इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया एक नेवल लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट। इससे क्या है कि जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ईच अदर नेवीज हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स क्या होता है? सामान होता है कि माल है, जैसे जो भी मतलब कि नेवी से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट्स होंगे या मशीनरीज होंगी या कुछ भी, ठीक है, वो सब क्या करेंगे? एक दूसरे की नेवीज़ को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट को। दूसरा एग्रीमेंट हुआ डिफेंस की एजुकेशनल के। इससे क्या होएगा कि हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में। एक हमने फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप को भी फॉरवर्ड किया, आई मीन फॉर्मुलेट हुआ है। उसमें हम दूसरे कुछ एरियाज़ में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे लैंड सिस्टम में, एरो सिस्टम में, नेवल सिस्टम में, R&D कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन इन टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक और फॉर्मुलेट किया जिसके ऊपर फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप, जिसमें हम वेरियस इन सेक्टर्स में क्या करेंगे? फोकस करेंगे। इससे क्या है कि हम कोरियन कंपनीज़ को पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी क्या हुआ है, K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन बनाई है, ये L&T ने मिलके बनाई है। किसके साथ? L&T तो इंडिया की है और साउथ कोरिया की हनवा लैंड सिस्टम है। इन दोनों के साथ मिलके क्या करा इन्होंने? ये गन बनाई है, K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन। ठीक है, अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? न्यू साउथर्न पॉलिसी। जो न्यू साउथर्न पॉलिसी साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, जैसे कि जो साउथ कोरिया के जो साउथ में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, साउथ कोरिया करेगा उस पर फोकस करेगा और उनके साथ क्या करेगा? अपनी इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें यही है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम ईस्ट एशिया समिट करते हैं, तो इसमें है कि हम न्यू साउथर्न पॉलिसी क्या है? साउथ कोरिया की गवर्नमेंट बॉर्डर स्ट्रेटेजी है, ताकि हम प्रमोट कर सकें नॉर्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्युनिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। न्यू साउथर्न पॉलिसी में क्या करता है कि जो साउथ कोरिया है वो इकोनॉमिक लिंकेज को स्ट्रेंथ करता है उन कंट्रीज़ के साथ जो कोरिया के साउथ में पड़ती हैं, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया। और एक इसी की न्यू नॉर्थर्न पॉलिसी है। न्यू नॉर्थर्न पॉलिसी में क्या करेगा? जो साउथ कोरिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, इसमें क्या फोकस करेगा? नोरिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज है, जैसे रशिया होगी, मंगोलिया होगी, या कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और जापान। एक मिनट। इंडिया और जापान में अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, न्यू दिल्ली में ही हुई है ये। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है ये हमारे किसमें? फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरीज़ के दोनों की कंट्रीज़ के बीच में हुई है। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, ताकि मेनली मैरीटाइम डोमेन में, किसमें? मैरीटाइम डोमेन में दोनों साइड्स ने व्यूज़ को एक्सचेंज किया, किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन की सिचुएशन पे। उन्होंने बोला कि हम ऐसा वर्क करेंगे जिससे हम रिजॉल्व कर सकें, ताकि जो पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर सकें, हम ज़्यादा मतलब कि एनहेंस कर सकें। ठीक है, जो इंडिया की जो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये मेनली इसकी क्वाड कंट्रीज से होती है। क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया की फर्स्ट टाइम जो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो USA के साथ हुई थी। उसके बाद अभी इसकी जापान ही सेकंड कंट्री है जिसके साथ इंडिया की 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी है, ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे टॉपिक्स में। इसके साथ इंडिया 2+2 मैकेनिज्म में, इसका मतलब क्वाड कंट्री का सबके साथ इसकी हो चुकी है। ठीक है, ये मेनली किस पे काम करते हैं? ये फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री हैं दोनों की, इंडिया और जापान की, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने ये किया हम किस तरह से जो मैरीटाइम डोमेन है उसमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहेंस कर सकते हैं, और जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी हम चैलेंजेस हैं उनको टैकल कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हम पीस, प्रोस्पेरिटी या प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडियन ओशन डायलॉग।
अभी 6th इंडियन ओशन डायलॉग दिल्ली में हेल्ड हुआ था। इंडियन ओशन डायलॉग क्या है, ये इनिशिएटिव है किसका, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ही। ये ट्रैक 1.5 डिस्कशन पे काम करता है, जो एनकरेज करता है जो एकेडमिया और ऑफिशियल्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे काम करते हैं। जो इंडियन ओशन है ना अपना, उसके रीज़न में हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक मतलब की बात करें कि हम वहाँ की जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सकें, या जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उन पे काम कर सकें। तो इसमें कौन कौन काम करते हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं या कुछ एकेडमी हैं वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये भाई ये कोई काम की नहीं है ऐसा, ठीक है। इसमें एकेडमी बता चुकी, ऑफिशियल्स भी होते हैं, नॉन ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है सारे। अब जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है 2 गवर्नमेंट से मिलकर बनता है, 2 या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट इसमें मिक्स होती हैं। इसमें क्या करते हैं, हम रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, किसमें, इंडिया ओशन के रीजन में। इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं और 9 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। इसमें आप देख लो मेंबर्स कौन कौन से हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सीचल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई, मालदीव्स और यमन। जो मेनली हमारी प्रायोरिटी है, फोकस है जो इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन में, हम मेनली फिशरीज़ मैनेजमेंट पे काम करते हैं, ब्लू इकोनॉमी में, वुमेंस की इकोनॉमिक पावरमेंट में, पेरेंटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब यार आप देखो ना, आप इंडियन ओशन के रीजन की बात करो तो वहाँ पे जो भी काम होगा ना वो मैरीटाइम रिलेटेड ही होगा या उसकी सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिशरीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो इसी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी में फिशरीज़ की बात होती है, ठीक है। इसके साथ एक न्यूज़ है दिल्ली डायलॉग। दिल्ली डायलॉग क्या होता है, ये एनुअल इवेंट है जो कि 2009 से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल एंगेजमेंट, किसमें, इंडिया और एशियान की कंट्रीज़ में, ठीक है। ये इंडियन ओशन डायलॉग के साथ ही इसको साथ के मतलब साइमल्टेनियसली हेल्ड करते हैं। इस बार जो थीम थी एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक, ये थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मीकोंग गंगा कोऑपरेशन। अभी जो 10th मीकोंग गंगा कोऑपरेशन की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। ये 6 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। आपको पता होना चाहिए मीकोंग गंगा कोऑपरेशन में कौन 6 कंट्रीज़ रहती हैं। एक तो इंडिया है, ठीक है, उसके अलावा लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये 5 कंट्रीज़ अलग से हैं। ये 5 कंट्रीज़ वो है जहाँ से मीकोंग जो रिवर है वो पास होती है। हाउएवर ये चाइना से भी पास होते हैं, लेकिन जो मीकोंग गंगा कोऑपरेशन के ग्रुप में ही हम सिर्फ 6 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रखा है। इसमें कॉपरेशन हम चाहते हैं कि टूरिज़्म में, कल्चर में, एजुकेशन में और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या है कोऑपरेट करें। ये 2000 में लॉन्च हुई थी मीकोंग गंगा जो कॉपरेशन है, कहाँ पे, लाओस में हुई थी, उसके वियतनाम में। बहुत गंगा और मीकोंग क्या है, सिविलाइजेशन रिवर है। सिविलाइजेशनल मतलब कि इस रिवर के आसपास बहुत लोग रहते हैं। अब आप देख लो गंगा इंडिया के कितने कितने पार्ट से होके जाते हैं, उत्तराखंड से होके है, यूपी से है, बिहार से है, वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ हर जगह लोग कितने रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी है। तो ऐसी जो मीकोंग इन 5 कंट्री से गुजरती है तो वहाँ पे भी पूरे सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इसका इनिशिएटिव यही है कि हम क्या कर सकें, जो पीपल इन रिवर्स के पास रह रहे हैं उनके अंदर क्या करें, क्लोजर कॉन्टेक्ट्स ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ चाइना सी। चाइना ने क्या किया है, अभी अपनी एयरशिप को डिप्लॉय कर दिया साउथ चाइना सी में, ताकि वो कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके जो भी मिलिट्री एक्टिविटी जो कोई और कंट्रीज़ कर रही हैं उनको क्या कर सके, मॉनिटर, स्पेशली यूएसए से, ठीक है। क्या कर रहा है, साउथ चाइना ने अभी डिप्लॉय कर दी है अपनी क्या करी, एयरशिप को, ताकि वो मॉनिटर कर सके मिलिट्री एक्टिविटीज़ को जो दूसरी कंट्रीज़ परफॉर्म कर रही हैं। स्पेशली वो यूएसए पे नज़र रखना चाहती है, ठीक है। अब साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो 1/3 ऑफ जो ग्लोबल शिपिंग है ना वो साउथ चाइना सी से होके गुजरता है। लाइक इतना जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग है ना वो साउथ चाइना सी से होके गुजरता है। इवन जो बेजिंग, चाइना के जो बेजिंग में 80% जो ऑयल आता है ना वो कहाँ से होके गुजरता है, साउथ चाइना से। मतलब पहले स्टेट ऑफ मलक्का से आता है तो उधर साउथ चाइना सी से होके गुजरता है। और फिशरीज़ इसमें बहुत सारे, मतलब 10% ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज़ किस में है, साउथ चाइना सी में। मतलब कि इतनी ज़्यादा इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है साउथ चाइना सी की। अब इश्यूज़ क्या हैं, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है। अब ये आपको पता है चाइना हर चीज़ क्या करता है, क्लेम करता है कि यार ये मेरा है। उसी तरह चाइना ने क्लेम किया हुआ है कि जो 80% जो एरिया ना साउथ ची का वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। जबकि जो फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ब्रुनेई, ताइवान, मलेशिया, ये सब के सब कहते हैं उनमें क्या है, अब इस सी को लेकर टेरिटोरियल क्लेम्स है और क्या है, झगड़ा है, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइना क्या कर रहा है, उसने वायलेशन भी किया है इंटरनेशनल रूल्स का, UN कन्वेंशन लॉज ऑन सी, इसका भी क्या किया है, जो
उसका वायलेशन किया है। और इवन कि जो ये जो UN क्लोज है, इसने जो अपनी ट्रिब्यूनल है, ये उन्होंने जो रूलिंग करी थी, चाइना ने उसको भी क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, अब UN क्लोज क्या है ये देख लेते हैं आप। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन सी 1982 में आया था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट और साइन की गई थी 1982 में। इसमें क्या है, ये मेनली क्या है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड्स के जो ओशन है, सी हैं, उनके ऊपर लॉज बनाती है। और ये चाहती है कि क्या रूल्स हैं जिससे हम ओशंस को, वाटर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से। कन्वेंशन के 3 न्यू इंस्टीट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना वो क्या कर, मैंने खुद क्वेश्चन किए ऐसे कि वो पूछ लेते हैं कि यार अनक्लोज के अंडर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, या कौन सी उसकी बॉडी नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अनक्लोज की बॉडी है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ये भी सी की बॉडी है। कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये तीनों किसकी, अनक्लोज की ही बॉडीज़ हैं। इसके जो अनक्लोज हैं, इसके 160 मेंबर पार्टीज़ हैं। इसमें चाइना और इंडिया भी है, लेकिन USA ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया। देखो कुछ देख लेते हैं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा अच्छे से देखना है इसको आप। देखो मैरीटाइम जोन के बारे में बताया कि, और एक्सटेंशन क्या है उसकी, एंटाइटलमेंट। जो इंटरनल वाटर है, जैसे इंडिया है, हम लोगों का जो इंटरनल वाटर है, उसके अंदर जितने भी लेक्स हैं, या जो अंदर ही जो रहते हैं, ठीक है, वो जो भी बेस लाइन के अंदर लोकेट हो, उसकी हमारे पास, इंडिया के पास अपनी पूरी सॉवरन अथॉरिटी है। हर कंट्री के पास अपनी पूरी सॉवरन अथॉरिटी है। जो टेरिटोरियल वाटर है 12 नैनोमीटर, 12 नोटाइल मील, 12 नोटाइल मील तक, उसमें कुछ लॉज होते हैं, उनको रेगुलेशंस के लिए करना होता है। एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, पुलिस जोन होता है। ठीक है, फॉरेन वैसे वहाँ पे परमिट होती हैं। ठीक है, इनोसेंट पैसेज होते हैं। उसके बाद होते हैं कॉन्टिगियस जोन, जो कि 24 नोटाइल मील तक। ये आपको पता होना चाहिए कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो कितने, कहाँ तक उसकी लिमिट है। कॉन्टिगियस जोन की 24 तक की है। यहाँ पे एनफोर्स कर सकती है लॉज, किस पे, पोल्यूशन से रिलेटेड, स्मगलिंग पे, टैक्सेशन, कस्टम और इमिग्रेशन से रिलेटेड, इनको लॉज को एनफोर्स करते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल मील तक जाती है। इसमें क्या, राइट्स ओवर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन द वाटर कॉलम एंड सी बेड। अदर स्टेट्स हैव राइट, दूसरे स्टेट्स को राइट है कि वहाँ पे वो नेविगेट कर सके, ओवरफ्लाइट कर सकें सबमरीन पाइप्स और केबल्स को। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है फिर अप टू 350 नोटाइल मील। यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट होता है रिसोर्सेज का इन सी बेड एंड सब ऑयल, दैट इज ऑयल का मेनली यहाँ पे एक्सप्लोशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इससे हमारे सेकंड जो पार्ट था कंप्लीट हो गया। मैं अभी जो दूसरी वीडियो लाऊंगी उसमें मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों कंप्लीट कर दूँगी। वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें, ये थोड़ा कुछ चीज़ें देख लो आप। ओसाका जापान में अभी 14 G20 समिट हुई थी 2019 की, आपको पता होना चाहिए। फुजियान प्रोविंस चाइना, ही हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे तमिलनाडु की सिस्टर स्टेट है। वुहान चाइना, इंडिया की चाइना और फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई थी। सेकंड कहाँ हुई थी, हमने कल ही पढ़ा, ममलापुरम में हुई थी। हांगकांग चाइना में प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन के लिए, हमने आई थिंक पॉलिटी में पढ़ा या फिर किसी एक और मैगजीन में हमने पढ़ा है, सोशल इश्यूज़ में पढ़ा है हमने। ताइवान में, ये भी हांगकांग प्रोटेस्ट की वजह से न्यूज़ में था। मकाओ चाइना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मकाओ को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, ये भी न्यूज़ में था हांगकांग प्रोटेस्ट की वजह। शंघाई चाइना, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक का क्या है, हेडक्वार्टर है। बीजिंग चाइना के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, अभी शंघाई SCO की जो मीटिंग हुई थी, जो उसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में ही। ठीक है गाइज, तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा। लाइक हुए, मतलब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यार प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू गाइज़।